देखिए क्वेश्चन नंबर 91 जो है 91 में कह रहा है निम्न में कौन अलग है। तो अलग आपसे पूछ रहा है, रूट में दिया हुआ है सभी, तो अलग देखिए कौन हो सकता है यह देखेंगे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3/5, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √16/4। तो देखिए रूट के अंदर में है तो यह 4 चौका 16 कट जाएगा, है ना। तो ये रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 4, तो रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, हटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। शायद यही होना चाहिए, चेक कर ले रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन में आपका कितना दिया हुआ है, √2/5। तो यह देखिए रूट के अंदर में जो 2 है यह बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, 25/4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 25/4। तो यहाँ देखिए यह जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। बी जो है 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो यह भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, डी भी एक कैसा संख्या है, डी में जो है 25/4 यह भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सी में देखिए यह रूट से बाहर तो 2 होगा नहीं, तो यही सबसे आपका अलग है, यह जो है आपका एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नोट कीजिए। तिरानवे नंबर क्वेश्चन कर रहा है संख्या 0.32 के ऊपर में आपका रेकरिंग दिया हुआ है को p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है लिखा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है आपका 0.32 और इस पे क्या है रेकरिंग है ना। तो रेकरिंग दिया हुआ है तो कह रहा है कि जहाँ PQ जो है पूर्णांक है, PQ मतलब कहने का मतलब है इसको आप हटाएंगे। जब रेकरिंग को आप हटाते हैं, रेकरिंग जब हम हटाते हैं तो जिस संख्या पर, जितना संख्या पर रेकरिंग दिया रहता है उतना जो है बार दिया रहता है उतना 9 नीचे लिखते हैं, है ना। और इधर देखिए जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया रहता है उतना नीचे में क्या लिखते हैं 0। तो एक संख्या पर दिया हुआ है, एक संख्या पर नहीं दिया हुआ है, तो एक संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ था उसके बदले में हम 9 लिखे, और 3 पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ था उसके बदले में हमने 0 लिखा। और क्या करते हैं, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं दिया रहता है उस संख्या को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तो 32 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 29। तो 29 बट्टा में क्या हो जाएगा 90। ठीक है। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, कह रहा था कि इसे जो है PQ एक क्या है पूर्णांक है और Q बराबर क्या नहीं है 0 नहीं है। तो देखिए P अगर मान लेते हैं 29 को और Q मान लेंगे किसको 90, और Q जो है 0 नहीं है 90 नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ऐसा ही लिखा जा सकता है ना, 29/90 लिखा जा सकता है। यह किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में आपका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बार हटाना सीखे हैं कि जितने संख्या पे बार रहता है उतने संख्या नीचे में 9 देते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं रहता है उतना संख्या के नीचे में हम क्या करते हैं 0 देते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं रहता है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं।
समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 में देखेंगे, कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए, है ना। कह रहा है संख्या है, तो आपसे 2 और 2.5 के बीच की क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में दिया हुआ है। ए में कितना दिया है, √11 दिया है। तो यह अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या यह 2 और 2.5 के बीच में है। तो देखिए अगर रूट तोड़ने के लिए थोड़ा सा हम इसको जानते हैं कि इसको अगर तोड़ेंगे तो किसका रूट टूटेगा, तो 3 तिहाई 9 होता है, तो 9 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2, 9, 10, 11। तो आप 9 को अगर बाहर करते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2 और 2.5 से यह बड़ा है कि छोटा संख्या है ना। तो अगर मान लिया जाए यह 9 होता, 9 से हालांकि 2 ज़्यादा ही है, अगर 9 होता तो हम क्या करते हैं, 3 बाहर करते हैं। तो 3 जो है आपका यह 2.5 से भी बड़ा है कि नहीं, तो यह तो संख्या होगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 2 और 2.5 के बीच की संख्या, तो ये 2.5 से ही बड़ा संख्या है। तो इसके बारे में तो आप सोच सकते नहीं हैं क्या। फिर आपका बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है √अंडर आपका कितना दिया हुआ है, 5, है ना। तो यह जो संख्या है 2 और 2.5 से बड़ा है कि छोटा, यह आप जानेंगे। अगर यह संख्या 4 होता तो 4 + 1 हम लिख लेते हैं, तो 4 होता तो 4 कितना होता, 4 का हम क्या करते, 2 बाहर करते। तो यह पता चल रहा है, और 4 और यह प्लस में 1 है ना। तो यह जो बाहर 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल, तो ऐसे तो टूटेगा नहीं, लेकिन हम यह समझ गए कि यह 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। यह जो संख्या है √5 जो है 2 से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये तो हमें पता चल गया। चलिए देखते हैं सी नंबर ऑप्शन में, हम आपको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका कह रहा है √225। तो 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का वर्गमूल होता है 225। तो यह 2.5 से बड़ा है कि नहीं, बहुत बड़ा है। तो ये तो संख्या नहीं होगा, यह भी पता हमें चल गया। अब देखिए एक और दिया हुआ है √12.5। तो यह 12 जो दिया हुआ है यह तो ऑलरेडी 2 और 2.5 से बड़ा है, तो उसके बीच का संख्या आपका कौन होगा, बीच का संख्या आपका बी नंबर ऑप्शन √5 हो जाएगा। ये समझ में आया, क्योंकि यह जो 5 है तो यह 4 + 5 हम इसको लिख सकते हैं, 4 होता तो उसका वर्गमूल कितना होता, 2 होता। तो इसी से पता चला है यही जो संख्या है 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा होगा, क्योंकि 2 से तो बड़ा दिख रहा है ना, और 3 भी नहीं दिख रहा है, तो 2.5 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, सत्य है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ऐसा नहीं होता है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, यही बात सत्य है। कोई भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। तो प्राकृत संख्या जब है तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, 1 से शुरू होता है ना, गिनती की संख्या। तो वह कह रहा है हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा।
तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले यही जान लीजिए, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है आपका गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, है ना। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है कह रहा है कि इसे यह जो है आपका क्या होगा, यह हमेशा आपका इसके बारे में पूछ रहा है कि यह क्या होगा, यह दो परिमेय संख्या यह जो दिया हुआ है प्राकृत संख्या रूट अंडर में n आपका कह रहा है जो है रूट के अंदर में क्या है n, और n जहाँ पे क्या है n आपका क्या है एक प्राकृत संख्या है। तो यह जो इसमें अगर n रखा जाए, सबको n के अंदर में आप रखेंगे तो यह तो प्राकृत संख्या भी हो सकता है और कभी यह परिमेय संख्या भी हो सकता है और कभी, है ना, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना, क्योंकि n अगर प्राकृत संख्या है तो n के अंदर में अगर मान लीजिए जाए 4 रखेंगे तो 4 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो उस स्थिति में यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर में 3 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो कभी यह प्राकृत संख्या है, कहने का मतलब है कि अगर 2 बाहर आ गया तो यह कैसा संख्या हो जाएगा प्राकृत संख्या, 2 क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या, और 3 बाहर नहीं आया तो यह कैसा संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या भी हम लोग कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या होता है परिमेय संख्या होता है, ये तो आप जानते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपका क्या है डी नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, ठीक है। प्रश्न आपका कह दिया कि मान लिया जाए कितना दिया हुआ है 13,000 कितना दिया हुआ है 986, 13,986 क्या है अभाज्य संख्या है। क्या दिया हुआ है अभाज्य संख्या दिया हुआ है ना, का योग n है, मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा n होगा। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं पहले वो समझिए, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, है ना। अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या आपका क्या होता है अभाज्य संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा 3, 4 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, इसके बाद 11, इसके बाद 12 नहीं होगा, 13 डॉट डॉट। इस तरह से n जो है ये सभी को जोड़ेंगे, कह रहा है n जो संख्या है अभाज्य संख्याओं का योग कितना है n है ना। अब देखिए वह कह रहा है कितना है n है, यही ना। लेकिन आप देखिए जब आप जोड़ेंगे अभाज्य संख्या को, है ना, जब कह रहा है संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। जो n इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितना है 13,986, इतना संख्या है अभाज्य संख्या, और उन सब को जोड़ेंगे तो वह क्या हुआ उसका योग जो है क्या है n है। और कह रहा है कि n आपका भाज्य होगा, मतलब कटेगा। ऑप्शन में जो संख्या दिया हुआ है 6, 4, 8 से, किससे यह संख्या कटेगा, है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, आप n अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे ना। तो चलिए आप जोड़ करके दिखाते हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना। देखिए इसका 7 आ गया, 2, 3, 5 और फिर 7, है ना। या आप जोड़िए, हम 2 संख्या को क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं
कि यहाँ लास्ट में कितना दिया हुआ है 6। जो संख्या 2 के लास्ट का उसका डिजिट 2 से विभाजित होता है वो पूरा संख्या भी 2 से विभाजित होता है ना, या लास्ट में 0 होता है तो होता है। तो टोटल संख्या जो है 13,986 है, वो सम संख्या है। कैसा संख्या है? मतलब सम संख्या है ना, सम संख्या दिया हुआ है। कहने का मतलब है सम संख्या कैसा होगा, ये 2 फिर 2 4 फिर 2 6 है ना, 8 10 12 इस तरह से करते हुए टोटल कितना है 13,986 संख्या है। तो यह तो संख्या की जो काउंटिंग करेंगे वह टोटल का टोटल कैसा संख्या है, सम जोड़ा में होगा। तो हम 2 संख्या को जोड़ेंगे, नहीं तो 4 संख्या को जोड़ करके चेक करके आपको दिखाया। तो 2 संख्या को जोड़े तो कितना है 7। तो अब 5 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह टोटल संख्या विषम में नहीं है, सम में है, तो टोटल योग सम नहीं होगा, तो हम केवल सम चेक करेंगे। तो अब 4 को जोड़िए, तब 5 3 2 कितना है 5 हो गया। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे जो है कितना होगा 5 3 2 हम जोड़ना चाह रहे थे, देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम 4 को जोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 2 + 3 + 5 प्लस कितना जोड़ेंगे 7। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 7 कितना हो जाएगा 17। इसी तरह से जब आप सम संख्या को जोड़ते चले जाएंगे है ना, तो देखिए आपको जो प्राप्त हो रहा है यह कैसा संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, विषम पूर्णांक क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक अगर ऑप्शन में दिया रहता या कोई विषम संख्या दिया रहता, समझ रहे हैं ना, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है आपका कितना 6 है ना। तो 6 कैसा संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या से कभी भी n जो होगा विभाजित नहीं हुआ, या तो n का मान हमेशा क्या रहा है विषम पूर्णांक आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 5 आ रहा है, वहाँ 17 आ रहा है। तो टोटल को जोड़िएगा उस परिस्थिति में यहाँ n का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, विषम ही संख्या होगा। समझ में आ रहा है। और विषम संख्या होगा तो 6 से कटेगा, 6 सम संख्या है तो 6 से तो कटेगा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ बी नंबर ऑप्शन में कितना 4 दिया हुआ है, तो 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 8, तो 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 4 8 जो है एक कैसा संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या से कभी विषम संख्या विभाजित हो ही नहीं सकता है। क्लियर। तो इसलिए इस और डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यह क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझिए काहे ऐसा हो रहा, तभी तो इतना बड़ा संख्या दे दिया है ना। तो हम इतना समझाने के लिए आपको बोले हैं, आप डायरेक्ट जो है इसको दिमाग में होगा कि यहाँ पे सम संख्या, ऐसा ऑप्शन में सम संख्या दिया हुआ है तो सम संख्या से कटेगा नहीं, है ना। तो डायरेक्ट इसका होता क्या, विषम पूर्णांक संख्या कोई दिया रहता तो हम काट करके देखते भी, लेकिन है ऐसा देगा ही नहीं, देगा वैसा अगर विषम संख्या ऑप्शन में दे देगा तो जोड़ते जोड़ते आप तबाह हो जाएगा, जोड़ पाइएगा नहीं जोड़ पाइएगा। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन का आंसर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि कैसे हुआ, चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97 में क्या कह रहा है, कह रहा है x के घात कितना है n + 1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, है ना। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कोई संख्या दिया हुआ है x के घात कितना n और प्लस में क्या दिया हुआ है n, है ना। एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है इसका एक गुणन खंड होगा, गुणक जो होगा उसके बारे में कह रहा है। वह जो संख्या दिया हुआ है x + 1, कहने का मतलब है कि इसका गुणनखंड कब होगा, जब x + 1 से आप x के घात n
और +1 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, तभी ना उसका गुणनखंड होगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड कब होता है? जब उस संख्या से उस संख्या में भाग देते हैं तो कट जाए। तो कटेगा कब? जब शेषफल क्या आएगा? 0, तभी ना कटेगा। तभी नहीं कह रहा है कि यह इसका गुणक है। तो यह जो है इसका क्या है? एक गुणक है, तो इसका मतलब उससे कट जाएगा। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है यह जो घात इसका n दिया हुआ है वह कितना होगा, है ना। यह आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो यह कब होगा, किस स्थिति में होगा, आप बताइए। n कब होगा यहाँ पे, वह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें भाग लगा कर के n का अलग अलग मान रख के देखेंगे कितना मान रखते हैं तो 0 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 डॉट इस तरह से देखते हैं कि कब जो है शेषफल 0 आता है ना। तो हम मान लिया जाए यहाँ n का वैल्यू हम 1 रखते हैं। क्या रखेंगे? 1। हम यहाँ 1 n के जगह पे क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। 1 रख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते समय इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं, और जितना मतलब में कटेगा फिर इसके पूरे पद में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो वही चीज़ हम करें। तो x के घात n है और यहाँ x 1 है और यहाँ x के घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 ही है। तो x से यह जो है एक घात यहाँ पे आया है, तो यह x1 से क्या हो जाएगा? तो क्या मर्तबे में कटेगा? एक मर्तबे, एक के मर्तबे में कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से जो है इसके पूरे संख्या में गुना करेंगे, क्योंकि x के घात 1 नहीं कुछ है तो 1 इसका भी है इसका भी है, तो कट गया। तो कितना बचा? 1। तो इसमें x में गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 1 से रह जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या नहीं रहता है, वही संख्या रहेगा। प्लस फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 ही रह जाएगा। अब साइन बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिएगा। तो देखिए 1 एक प्लस में है, एक माइनस में है, खत्म, कैंसिल। और दूसरा जो है 1 भी एक माइनस में एक प्लस में है, तो कितना आया? 0 आया। आया कि नहीं? यहाँ पे भाग करके तो आप चेक कर लिए है ना कि 0 आया। अब जो है यह जो गुणक होता है यह आप सीखे हैं कि उसके बराबर भी हम एक का हम अगर x का मान 0 कर ले, इसके बराबर 0, तो जो संख्या आता है उस संख्या को यहाँ पे रखेंगे तो वह उसका गुणक होता है ना। ये भी चीज़ आप जानते हैं। तो उसके गुणक के बराबर में हम कर लिए 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चलिए, तो एक बार x का मान कितना आया? -1 आया। कितना? -1 आ गया। तो एक बार जो है आप मान रख करके यहाँ पे ही हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना, कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे x का मान कितना आया? -1, ठीक है। तो समीकरण आपका कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है x के घात n और प्लस का क्या दिया हुआ है? 1। तो x का मान यहाँ रख दे रहे हैं और इसके बाद अलग अलग n संख्या का मान रखेंगे। तो इसमें अगर x का मान -1 आया है तो रखेंगे x के स्थान पे -1 और +1, और इसके घात के स्थान पर पहली बार हम 1 रख रहे हैं, ठीक है। क्या रख रहे हैं? 1। x का मान तो हम यहाँ से ले लिए और इसका घात n के स्थान पे हम एक बार 1 रख रहे हैं। तो 1 रखेंगे तो माइनस और प्लस में है माइनस, तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब है कि एक घात अगर n संख्या का रखते तो यह एक उसका गुणनखंड होता, क्योंकि 0 आ गया। दूसरा, अब हम n का घात हम 2 रख, यहाँ पे 1 रखे हैं, तो -1 का घात अब क्या रखेंगे? 2 रख करके चेक कर रहे हैं। तो चलिए 2 रख के चेक करेंगे तो 1 गुने 1 होगा, तो माइनस का है तो 1 ही रहेगा, लेकिन वह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस इधर भी है, 1 प्लस इधर है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 जब हम रखे हैं n का, इसका घात हम 2 रखे हैं, तो कितना आया है? 2 आया है।
अगर 2 घात इसका होता n का तो यह उसका गुणनखंड नहीं होगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसका गुणनखंड नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। दूसरा 3 रख करके चेक करेंगे। तो चलिए 3 रख करके भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे 1 रखे हैं, इसका घात हम अगर 3 रखते हैं और +1 है तो 3 रखेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा तो एक ही रहेगा, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं, तब 3 भी n का घात होता उस परिस्थिति में यह उसका एक गुणनखंड होता। अगर आप देखिए सम संख्या 2 रखे हैं तो नहीं हुआ है, तो 4 रख करके भी चेक कर सकते हैं। जब आप 4 रखिएगा यहाँ पे तो एक ही रहेगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 और +1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सम संख्या आ जाएगा, है ना। तो सम संख्या आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तक 0 नहीं होगा तब तक यह जो है x + 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं होने वाला है। तो हमने क्या देखा कि विषम संख्या अगर रख रहे हैं उस परिस्थिति में n का वैल्यू, तब जो है जा करके यह उसका गुणनखंड होगा, मतलब 0 शेषफल आएगा तभी वह संख्या गुणनखंड होगा। तो n का वैल्यू जब हम विषम संख्या रख रहे हैं तब x + 1 से भाग लग करके शेषफल कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। अगर सम संख्या 2, 4, 6 रख रहे हैं तो यहाँ पे न भाग लगेगा, यहाँ पे कुछ न कुछ शेषफल बच जा रहा है, तो शेषफल बच जाने की स्थिति में वह उसका गुणनखंड नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है कि एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यह क्या है, यह एक कैसा संख्या है, विषम पूर्णांक इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है आपका विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं तुमको। हम यहाँ पे केवल आपको ये बता करके दिखलाए हैं कि भाग लगने के बाद 0 हो जाता है ना। तो 0 होगा तभी यह इस संख्या का गुणनखंड होगा। कहने का मतलब है कोई संख्या हम यहाँ पे देखिए 12 ले रहे हैं, तो 12 का गुणनखंड कौन होगा, तो 12 का गुणनखंड है 1 काट देगा 12, फिर 2 काट देगा 2 छक 12, फिर 3 काट देगा 12, फिर 4 काट देगा, फिर 6 काट देगा, फिर 12, 12 को काट देगा। तो जो संख्या इसको काट देगा वही नहीं संख्या का गुणनखंड है। समझ रहे हैं। तो पूरा जो काटेगा वही गुणनखंड होगा। तो शेषफल क्या होगा 0। वही चीज़ तो यहाँ हम समझाने का प्रयास किए हैं कि इस x + 1 जो है x के घात n + 1 का यह गुणनखंड तब होगा जब शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो हम 0 ही हमें करना है। तो एक नियम यह भी है कि जो उसका गुणनखंड होता है उसके बराबर भी हम 0 मान लेते हैं, और वह संख्या का मान हम उसमें रखते हैं। शून्यक प्राप्त करने के समय सीखे थे तो शून्यक वाला मेथड। तो हम x + 1 के बराबर 0 मान लिए हैं और x का वैल्यू मान लिए है -1। ठीक है। तो x का वैल्यू -1 में आ गया है, तो x के स्थान पे -1 रख दिए हैं और n का मान अलग अलग रख करके चेक कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में 0 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि विषम रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, सम संख्या रख रहे हैं n का मान तो 0 नहीं आ रहा है। तो वह जो संख्या n का जो मान होगा विषम पूर्णांक संख्या होगा, तभी जो है x + 1 जो है x के घात n + 1 का गुणनखंड होगा। समझ आ गया। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करा संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, प्राकृत संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन जो है प्रदर्शित करता है। तो नंबर लाइन आपको, संख्या रेखा आपको बनाना आता है कि नहीं। देखिए आप जब संख्या रेखा बनाते हैं, है ना, तो इस पे क्या करते हैं 0 प्लस का 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, फिर इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक आता है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि नंबर लाइन पर संख्या रेखा में, है ना, यह जो है आपसे अगर पूछ रहा है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कह रहा है पहला तो कह रहा है, पहला ऑप्शन को ए को छोड़ दीजिए, है ना। बी नंबर ऑप्शन में देखिए कह रहा है यह एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को ना प्राकृत संख्या कहते हैं। तो नंबर लाइन पे खाली प्राकृत संख्या है,
मतलब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्याएं। क्या हो गया, प्राकृत संख्याएं। तो केवल क्या नंबर लाइन पे प्राकृत संख्या है, नहीं, है ना, और भी चीज़ है। फिर आपसे कह रहा है सी नंबर ऑप्शन में, यह एक परिमेय संख्या है, तो जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो केवल परिमेय ही संख्या। फिर कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे मान लिया जाए परिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, तो यह जो संख्या है इस पर अगर रूट चढ़ा देंगे 2 पे, तो वह कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वह परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है। तो किसमें है जो सभी आता है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है वास्तविक, क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्या। क्या दिया हुआ है, एक वास्तविक संख्या दिया हुआ है। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो नंबर लाइन पे टोटल आ जा रहा है ना, वास्तविक संख्या भी आ रहा है, अवास्तविक संख्या भी आ रहा है, सॉरी, नंबर लाइन पे परिमेय संख्या भी आ रहा है और अपरिमेय भी संख्या भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है ना। तो आपसे पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आप जानते हैं शांत दशमलव प्रसार, है ना, शांत दशमलव प्रसार आप जानते हैं किसको कहते हैं। अगर कोई संख्या P/Q के रूप में दिया हुआ है तो Q बराबर जो क्या होगा, उसका गुणनखंड 2 होगा या क्या होगा, 5 होगा, या 2 के घात कुछ होगा और 5 के घात कुछ होगा। अगर ऐसा उसके गुणनखंड में 2 या 5 है तो वह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार संख्या होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जा रहा है तो वह कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया हुआ है, 11 बट्टा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 11 बट्टा कितना, 100, 700 दिया हुआ है। 11 बट्टा कितना दिया हुआ है, 700। तो देखिए 2 गो जीरो जो संख्या है, जोड़ा वाला संख्या आ रहा है, यह आपको एक चीज़ बताए थे कि किसी भी घात का अगर 2 गुने 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, एगो जीरो आएगा। अगर किसी का घात यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गो जीरो आएगा, समझ रहे। तो 5 का गुणज होगा, है ना, तो 2 गो जीरो तो आएगा, जोड़ा वाला संख्या होगा, है ना। तो 5 और 2 का खेला उस संख्या में होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 7 गुने 100, 700 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं ना। इसीलिए तो 2 शून्य है, इसका मतलब है कि इसे वह जो है शांत दशमलव प्रसार का प्रतीक है। लेकिन 7 को आप तोड़िएगा तो यह 2 और 5 से टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो यह कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार संख्या हो जाएगा। क्लियर। दूसरा है 91/2100, बी नंबर ऑप्शन में क्या है, 91/2100 दिया हुआ है ना। तो 2 शून्य है तो वह 5 और 2 का गुणज हो जाएगा। लेकिन 21 जो है यह 7 3 21 होगा, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 7 गुने 3, है ना। तो देखिए 5 और 2 के अलावा कुछ आ रहा है ना, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा संख्या आपका दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 343 बट्टा में आपका दिया हुआ है 2 के घात कितना दिया हुआ है, 3 गुने 5 का घात कितना दिया हुआ है, 3, है ना, गुने 7 का घात कितना दिया हुआ है, 7 का घात कितना है, 3, है ना। तो 7 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते
अरे भैया यहाँ देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है 7 गुने 7 गुने 7 ना, तो 7 7 49 और 49 गुने क्या हो जाएगा 7, 7 से गुना कीजिएगा ना 49 में, एक बार और। तो 49 में जब आप 7 से गुना कीजिएगा तो थोड़ा सा देखिए 9 सते 63 के 3, 9 सते 63 और 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा 28 6 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो कितना आया 343 हुआ ना, और ऊपर में क्या है 343 से है। तो इस 7 के घात से यह कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। क्या मर्तबे में, कितना मर्तबे में कटेगा, एक मर्तबे में कटेगा ना, क्योंकि 343 यह भी है 343 यह भी है, कट गया। अब जो बचा 1 बटा क्या बच गया 2 के घात 3 और 5 के घात 3 बचा ना। इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार कौन है, यही शांत दशमलव आपका प्रसार दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगे है ना, तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा एग्जाम में। ऐसे तो कॉन्सेप्ट आप सीख ही लिए है ना, 100 गो क्वेश्चन आता है, उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन 50 को आपको टिकना है। बनेगा तो 100 में 100 है ना, लेकिन कम समय में जो बनेगा उसको आप टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है 240। कह रहा है वह क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आप तो जानते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये जो है सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो क्या 240 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जोड़ा होना चाहिए है ना। मान लिया जाए कि 24 को रूट के अंदर में रखेंगे, तो अगर 2 गो शून्य रहता है इसके पीछे तो 1 गो शून्य क्या आ जाता बाहर, समझ में आ रहा है। लेकिन एक ही शून्य है, और 24 को आप तोड़िएगा तो क्या तोड़ सकते हैं, अतः 8 दूनी 24 तोड़ सकते हैं है ना, या क्या तोड़ सकते हैं 24 को। जब यही संख्या नहीं बाहर निकलेगा तो 24 को तो बातें छोड़ दीजिए। तो यह जो है 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो देखिए बी में दिया हुआ है 1600 है ना, तो 2 गो सुना है तो उसके बदले में 1 गो, और 4 चौका 16, तो 40 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर है ना, तो 1 से 100 तक आपको याद होगा तो और आसान है। तो 40 का स्क्वायर है, तो एक तो आपका 1600 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस पे विचार किया जा सकता है। पहले पूर्ण वर्ग संख्या होगा तब ना कटेगा कि नहीं कटेगा सोचेंगे। तो एक तो 1600 मिल गया, दूसरा देखिए 2400 है ना, तो 2400 जो है सी में, तो 2 गो है तो 1 गो शून्य आ जाएगा। लेकिन 24 किसी भी संख्या का वर्ग संख्या यहाँ नहीं है। 16 के बाद क्या है 25 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए डी नंबर ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 3600। तो देखिए 2 गो का 1 गो निकल जाएगा, और 6 1 36 है ना, कितना हो जाएगा 6 1 36, तो 6 स्क्वायर होगा, मतलब 60 का भी है क्या कि नहीं। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या डी है और एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1600 है। तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा कि यह जो है 16, 20 और 24 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप 1600 को आप चेक कीजिएगा कि विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 24 से आप इसको विभाजित करके देखिए, 16 से तो 1600 कट जाएगा है ना, 20 से भी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 बचेगा तो ये कट ही जाएगा। 24 से केवल आपको चेक करने की आवश्यकता है ना। तो 2 से काटिए, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 0 0 है ना, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौका 8 0 0, फिर 2 तिया 6,
फिर 2 दूना 4, 0 0, अब 3 बच गया, तो 3 से कटेगा 200? नहीं कटेगा, तो 1600 होगा नहीं, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी नंबर ऑप्शन आपका राइट सही हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले ही छट चुका है, एक को हम चेक किए तो छटिएगा, तो बचा कितना? डी। तो डी नंबर 3600 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी काटेंगे तो सबसे कट जाएगा, है ना, तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। बाप रे बाप, माथा घुमा दिया। 4 क्वेश्चन।